दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? यह सवाल हमेशा कौतूहल से भरा होता है। इसलिए हम उन लोगों द्वारा लिखे विवरणों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं जो हजारों वर्ष पहले हमारे देश में आए थे। फिर उसकी तुलना हम उससे करते हैं जो आज लोग हमारे बारे में सोचते अथवा कहते हैं। किंतु इन यात्रा कथाओं में हमारी दिलचस्पी का एक और कारण भी है। भारत के प्राचीन इतिहास को जानने का सबसे अच्छा जरिया भी यही है। राज दरबारों की शोभा, धार्मिक उत्सवों के वर्णन, राजनीतिक षड्यंत्रों के ब्यौरे और इसी तरह के अनेक प्रसंग पढ़ते समझते हम राजसी शान शौकत, नर्तकियों की तड़क भड़क, षड्यंत्रों, निर्मम हत्याओं और कठोर न्याय की एक अपरिचित दुनिया में चले जाते हैं। इस प्रकार इन विवरणों से हमें उस समय की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का भी पता चलता है। मेगास्थनीज और अलबरूनी, इन दो विद्वानों ने भारत के सामाजिक स्थिति पर ज़्यादा जोर दिया है, जबकि फाहियान और वेनसांग, ये दोनों चीनी बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे और उनकी दिलचस्पी ज़्यादा धार्मिक विषयों में थी। मेगास्थनीज यहाँ कई वर्षों तक रहा और उसने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में भारत के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में अनेक रोचक बातें लिखी। अब तो यह ग्रंथ केवल विभिन्न पुस्तकों में उद्धरणों के रूप में ही प्राप्त होता है। उद्धरणों के इन टुकड़ों से उस काल का पूरा चित्र तो सामने नहीं आता, लेकिन एक तस्वीर बनती है जो बहुत हद तक ठीक उतरती है। मेगास्थनीज भारत क्यों आया? आज से लगभग 2300-2400 साल पहले सिकंदर महान के एक सेनापति सेल्यूकस ने उन प्रदेशों को फिर से जीतने का बीड़ा उठाया जो पहले उसके स्वामी के कब्जे में थे, लेकिन जिन्हें बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने उसे हरा दिया था। संधि हो गई, विवाह संबंध भी हुआ। उसके बाद सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्रा में रहा। उसने पूरे भारत का भ्रमण किया। भारत के स्वरूप और आकार के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा। उसने हमारी दो बड़ी नदियों गंगा और सिंधु का उल्लेख किया है। ये दोनों नदियाँ वर्षा ऋतु को छोड़कर अन्य सभी ऋतुओं में जहाज रानी के योग्य होती थी। वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण जहाज़ों का आना जाना संभव नहीं होता था। ऐसा जान पड़ता है कि आज की अपेक्षा उस समय में लोग जल मार्गों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे। सड़कों का इस्तेमाल भी होता था। सबसे प्रसिद्ध सड़क उत्तर पश्चिम भारत से पाटलिपुत्र तक जाती थी। इसके दोनों किनारों पर छायादार पेड़ लगे थे। मील के पत्थर लगाए गए थे। जगह जगह पर विश्राम घर और कुएं होते थे। संभव है यह आज के शेरशाह सूरी मार्ग अथवा ग्रैंड ट्रंक रोड की ही चर्चा हो। भारत में उगने वाले तरह तरह के पेड़ पौधों का भी मेगास्थनीज ने वर्णन किया है। बरगद के विशाल पेड़ों का। मेगास्थनीज का मानना था कि पेड़ इतने बड़े होते थे कि 5 आदमी मिलकर भी उसके तने को घेर नहीं सकते थे। उसने एक ऐसे वट वृक्ष का वर्णन किया है जिसकी छाया में 400 घुड़सवार दोपहर की धूप में आराम फरमा सकते थे। उसने लिखा है कि भारत की जलवायु बहुत अच्छी थी। इसकी उपजाऊ मिट्टी में 2 फसलें पैदा हो सकती थी। एक सर्दियों में गेहूं, जौ और दालें बोई जाती थी और दूसरी वर्षा ऋतु में धान, जूट, बाजरा, तिल, चना आदि की खेती होती थी। दोनों चीज़ों को देखकर यूनानी यात्री बहुत हैरान हुआ। वह कहता है कि यहाँ मधुमक्खियों के बिना ही शहद बनता था। शायद इसका मतलब गुड़ से था,
जो गन्ने से बनाया जाता है। दूसरी चीज़ थी कपास। कपास को उसने पेड़ों पर उगने वाली ऊन बताया है। उसने यह भी बताया है कि भारत में सोने की खानें और मोती भी बहुत थे। पश्चिमी देशों में मोतियों की बड़ी मांग थी और एक एक मोती की कीमत उसके 3 गुना वजन के सोने के मूल्य के बराबर लगाई जाती थी। जंगली पशुओं के बारे में भी मेगास्थनीज ने बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हैं। उसने पूर्वी भारत में पाए जाने वाले शेर का जिक्र किया है, जो शायद रॉयल बंगाल टाइगर का पूर्वज रहा होगा। बंदरों में उसने काले मुंह और लंबी पूंछ वाले लंगूर के बारे में लिखा है। पक्षियों में बातचीत करने वाले तोते का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि रथों में जोते जाने वाले घोड़ों की आंखों पर पट्टी बांधकर गोल गोल चक्कर घुमाकर उसे प्रशिक्षण दिया जाता था। भारत में हाथियों की कमी नहीं थी। इन्हें पकड़कर लड़ाई के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। जंगली हाथियों को पकड़ने का एक विचित्र तरीका था। एक बड़े और समतल क्षेत्र के चारों ओर गहरी खाई खोदी जाती थी। आने जाने के लिए खाई पर एक पुल बना होता था। इस पुल को घास फूस और मिट्टी से ढक दिया जाता था। इसके बाद कुछ अच्छे प्रशिक्षित हाथियों को उस घेरे हुए स्थान में छोड़ दिया जाता था। रात के समय जब हाथी चिंघाड़ते थे, उनकी आवाज़ सुनकर जंगली हाथी उस घेरे में चले आते थे। इस बीच खाई के किनारे बनी झोपड़ियों में शिकारी तैयार रहते थे। इस तरह से उन्हें पकड़ा जाता था। उनको सवारी के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। साथ ही हाथियों का युद्ध में भी इस्तेमाल होता था। भारत के लोगों के बारे में मेगास्थनीज ने कहा है कि वे लंबे और छरहरे होते थे। ज़्यादातर लोग सफ़ेद धोती पहनते थे। कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र धोती जैसा ही होता था। कंधों पर दुपट्टा डालते थे, जिससे कभी कभी सिर को भी ढक लिया जाता था। अमीर लोग चटक रंगों के कीमती वस्त्र पहनते थे। वे अपनी दाढ़ी तरह तरह के रंगों से रंगते थे। कानों में हाथी दांत के कुंडल पहनते थे। सोने के जड़ाऊ आभूषण भी लोग वर्ण करते थे। उन्हें फूलों से सजने का भी बड़ा शौक था। वे मोटे तल्ले वाले चमड़े के जूते पहनते थे। धूप से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल करते थे। भारत के लोग आमतौर पर स्वस्थ और लंबी आयु वाले होते थे। मेगास्थनीज का मानना था कि इसका कारण था सादा भोजन। बलि उत्सवों के अलावे और किसी भी मौके पर शराब प्रायः नहीं पी जाती थी। खास मौक़ों पर चावल से बनी शराब लोग पीते थे। वे बीमार या परेशान होते थे तो योगियों या फिर ब्राह्मण पंडितों के पास जाते थे। ये लोग वानप्रस्थी होते थे, जंगलों में रहा करते थे, पेड़ की छाल पहनते थे, कंद मूल खाते थे। औषधि में कुछ खास पौधों की जड़ें और फूल दिए जाते थे। तरह तरह के शारीरिक व्यायाम और योगा की भी चर्चा मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में की है। मेगास्थनीज का कहना है कि भारतीय स्त्रियों का चरित्र बहुत अच्छा था, लेकिन पैसे के लिए ऐसे पुरुष से भी वह विवाह कर लेती थी जिसके पहले से ही एक से अधिक पत्नियां होती थी। बेटियां जल्दी सयान हो जाती थीं, उनका विवाह भी जल्दी ही कर दिया जाता था। जाति प्रथा ने भी इस यूनानी यात्री को काफ़ी चकित किया। उनका कहना था कि लोग अपने व्यवसाय के अनुसार अलग अलग वर्गों में बंटे थे, जैसे दार्शनिक, किसान, पशुपालक, सिपाही, शिल्पी, व्यापारी, गुप्तचर, सलाहकार और कर निर्धारक। उसने लिखा है कि बिरादरी के बाहर विवाह करने की छूट नहीं थी, न ही आपस में रोज़गार की अदला बदली की जा सकती थी। लोग एक से अधिक व्यवसाय नहीं करते थे। स्पष्ट है कि भारतीयों के चरित्र के बारे में मेगास्थनीज की राय ठीक ठाक थी। उनका कहना था कि यहाँ के लोग बड़े शिष्ट आचरण के होते थे। लोग किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी पसंद नहीं करते थे। ईमानदार तो इतने थे कि घरों में
ताले नहीं लगाए जाते थे। चोरियां शायद ही कभी होती थी। कोई लिखित कानून नहीं था। प्रथाएं और परंपराएं ही लोगों के आचरण पर नियंत्रण रखती थी। एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे लोग। लिखित करारनामों की कोई चिंता नहीं होती थी। बात बात पर न्यायालय की शरण लेना लोगों को पसंद नहीं था। व्यापार अथवा लेन देन के मामले में आदमी के वचन पर ही वे भरोसा करते थे। अच्छे चरित्र के लोगों का समाज में आदर था। सत्य का आदर तो इतना अधिक था कि झूठे गवाहों के हाथ पैर तक काट दिए जाते थे। बुद्धिमानों का आदर किया जाता था। महापुरुषों की प्रशंसा में गीत रचे और गाए जाते थे। उनका अनुसरण करने की कोशिश की जाती थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा अपनी शान शौकत के लिए प्रसिद्ध था। गंगा के किनारे बसा यह नगर 9 मील लंबा और लगभग 1.5 मील चौड़ा था। सारा नगर लकड़ी से बना था। उसमें 64 पुल और 570 की संख्या में बुर्ज थे। नगर को शत्रुओं के आक्रमण से बचाने के लिए उसके चारों ओर गहरी खाई खोदी गई थी। घर प्रायः 2 मंजिला होते थे। लकड़ी से बने होने के कारण आग का खतरा बना होता था। उससे बचाव के लिए समुचित उपाय भी किए जाते थे। नगर के बीचों बीच राजमहल था। उसके चारों ओर चहारदीवारी से घिरी बाग बगीचे थे। बाग था जिसमें तालाब, मछलियों के झुंड और तरह तरह के पक्षियों का वास होता था। महल लकड़ी का बना था और सोने चांदी से मढ़ा तथा रत्नों से जड़ित होता था। महाराजा सुनहरी जरी के काम की बारीक मलमल की पोशाक धारण करते थे। उन्हें सुनहरी पालकी में बैठाकर घुमाया जाता था। ज़्यादातर लोग घोड़े की सवारी करते थे। ज़्यादा खुशहाल लोग ऊँट की सवारी भी करते थे। गधे की सवारी करना छोटा और हेय समझा जाता था। अमीर लोग हाथी रखते थे और कभी कभी रथ की सवारी भी करते थे। मनोरंजन के आम साधन थे जुआ, बैलों की दौड़, पशुओं की लड़ाई और मल्लयुद्ध। आम जनता प्रायः खुश नजर आती थी। धनवान लोग ऐश और आराम की जिंदगी बसर करते थे। मेगास्थनीज ने लिखा है कि अमीर लोग अपने शरीर पर आबनूस की चीकनी लकड़ी से मालिश करवाते थे। अपने अपार वैभव और शक्ति के बावजूद महाराजा को हर क्षण जान का खतरा रहता था। अपनी सुरक्षा का वे पक्का इंतजाम रखते थे। उनके आगे भोजन में परोसी हर एक चीज़ पहले किसी को चखाई जाती थी। महाराज 2 रात लगातार एक ही कमरे में नहीं सोते थे। सारे वक्त सशस्त्र स्त्रियों का दल उनकी रक्षा के लिए तैयार रहता था। शिकार पर जाते थे तो रास्ते में दोनों ओर रस्सियां बांधी जाती थी। लांघने वाले को कड़ी सजा दी जाती थी। गुप्तचरों का जाल सारे नगर में फैला होता था। अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चंद्रगुप्त ने 7 लाख की अस्थायी सेना बनवाई थी। 30 अधिकारी सेना का प्रबंध करते थे। सेना के अलग अलग विभाग थे, जिसमें एक का नाम जल सेना था, दूसरा परिवहन, तीसरा रसद विभाग अर्थात खाने पीने की सामग्रियों का इंतजाम करने वाला विभाग, पैदल सेना, अश्वसेना अर्थात अश्वारोही, रथ और हाथी। उस काल में युद्ध आज की तरह नहीं होता था। सारा देश उसमें शामिल नहीं होता था। किसान बिना किसी बाधा के अपने खेती बाड़ी में लगे रहते थे। भाग्य का फैसला आमने सामने की लड़ाइयों में होता था। लड़ाई में हाथियों का बड़ा महत्व था। पैदल सैनिकों के पास उनके कद के बराबर लंबे धनुष होते थे। 3 गज लंबे वाण चढ़ाए जाते थे। ये सैनिक शत्रुओं पर वाणों की बौछार कर देते थे। उनका निशाना भी अचूक होता था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारतीय धनुर्धारियों के बाण को न ढाल रोक पाती थी और न ही कवच।
नज़दीक की लड़ाई में सिपाही बैल की खाल की लंबी और सकरी ढाल बाएं हाथ में उठाए रखते थे। कुछ लोग धनुष के स्थान पर बल्लम का भी इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन सभी के पास चौड़े फल वाली 3 हाथ लंबी तलवार होती थी, जिसको वो दोनों हाथ से चलाना सीखते थे। घुड़सवारों के पास 2 भाले और एक छोटी ढाल होती थी। घोड़े पर जीन नहीं कसी जाती थी, उसकी नंगी पीठ पर ही सवारी की जाती थी। घोड़े के मुंह पर लगाम नहीं लगाई जाती थी। इसके स्थान पर बैल की बिकनमाई खाल का गोलाकार टुकड़ा, जिसमें कांटे लगे होते थे, घोड़े के मुंह के चारों ओर बांध दिया जाता था। इससे घोड़े को पीड़ा तो बहुत होती थी, लेकिन यह अंकुश के काम आता था। युद्ध के सभी अस्त्र शस्त्र और पशुओं का स्वामी राजा ही होता था, और युद्ध समाप्त होने पर वे राजा के शस्त्रागार और अस्तबल को लौटा दिए जाते थे। सेना के अधिकारियों के अलावे राज्य में बाजार के अधिकारी भी थे, जो सारे देश का शासन प्रशासन चलाते थे। वे कर का निर्धारण और उत्तराधिकार के लिए भूमि को मापते जोखते थे। वे नदियों की संचार व्यवस्था में सुधार करते थे, खनिकों तथा शिल्पकारों के काम पर निगरानी रखते थे, करों की वसूली करते थे, सड़कों के निर्माण का काम देखते थे। हर तीसरे अथवा चौथे मील पर दूरी और दिशा बताने वाले स्तंभ लगाए जाते थे। पाटलिपुत्रा नगर का प्रबंध भी 5 अधिकारियों के 6 अलग अलग समूहों द्वारा होता था, और प्रत्येक समूह में 5-5 अधिकारी होते थे। पाटलिपुत्रा में रहने वाले विदेशियों की खातिर की जाती थी। जनगणना का पूरा हिसाब किताब रखने के लिए हर जन्म या मृत्यु का रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। कला और हस्तशिल्पों पर भी निगरानी रखी जाती थी। माप तौल ठीक तरह से निर्धारित थे। बाजार में खरीद और बिक्री पर भी कड़ी नज़र रखी जाती थी। करों की वसूली में देर नहीं की जाती थी। भारत को तभी से रहस्यों और आश्चर्यों का देश समझा जाने लगा था। मेघास्नी सुनी सुनाई बातों पर सहज ही विश्वास कर लेता था। उसने ऐसी ही कुछ बेसिर पैर वाली बातों को भी बड़ी गंभीरता से लिखा है। उसके अनुसार भारत में बहुत से विचित्र जीव पाए जाते थे। निचली सिंधु घाटी में सोना खोदने वाली चींटियों के बारे में उसने लिखा है। लोमड़ियाँ जितनी बड़ी ये चींटियाँ गड्ढे खोद खोद कर सोने का बुरादा बाहर निकालती थी। जब चींटियाँ भोजन इकट्ठा करने इधर उधर चल जाती थी, तो आसपास के लोग चोरी चोरी जानवरों पर चढ़ कर आते और जंगली जानवरों के मांस की बोटियाँ इधर उधर रख देते, ताकि चींटियाँ उनसे चिपकी रहें, और जब वे सोने का बुरादा बटोरें तो उनकी ओर ध्यान ना दें। मेगास्थनीज के विवरणों से ऐसा जान पड़ता है कि मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था पक्की थी। राज्य के वाणिज्य व्यवसाय आदि का पूरा नियंत्रण रखा जाता था। कर वसूली की भी एक प्रणाली बन चुकी थी। भूमि की भी माप जोख बराबर की जाती थी। उसका हिसाब किताब ठीक ठाक रखा जाता था। कानून और व्यवस्था को लेकर के परेशानी नहीं उठानी पड़ती थी। लोग आमतौर से ईमानदार थे। चोरियां बहुत ही कम होती थी। उपद्रव करने वाले लोगों को कड़ी सजा दी जाती थी। न्याय व्यवस्था भी बहुत मजबूत थी। राजा स्वयं खुले दरबार में न्याय करते थे। साधारण लोग सुखी थे। राज दरबार के षड्यंत्रों और राजनीति से प्रायः वे अलग ही रहा करते थे। आजकल के ज़माने की तरह लोग राजनीति में प्रायः हाथ नहीं डालते थे। उसे वे अपने शासक पर ही छोड़ देते थे। राजा का कर्तव्य था कि वह प्रजा को खुशहाल बनाने के लिए खेती बाड़ी और उद्योग को बढ़ावा दे, और साथ ही लोगों के चरित्र और आचार व्यवहार पर भी कड़ी नज़र रखे। इसी कारण लोग खुशहाल होने के साथ साथ सदाचारी और धर्मभीरू भी होते थे। उन्हें कानून का डर भी था, और कठिन दंड के डर से वे दुष्कर्म नहीं करते थे।